नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं और सीधा आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। सबसे पहले यहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। क्या ये टीएमसी की लूट में चलने दूं क्या? ये टीएमसी जो करती हो मैं करने दूं क्या? ये पैसा आपका है कि नहीं है? ये बंगाल के लोगों का पैसा है कि नहीं है? आपकी मेहनत का पैसा है कि नहीं है? क्या औरों को लूटने दूं क्या? अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं, नहीं करता हूं? ये लुटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूं, अच्छा कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। मैंने पश्चिम बंगाल की बहनों, पश्चिम बंगाल के गरीब, पश्चिम बंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है, जिसने गरीब को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। साथियों, टीएमसी की सरकार के रवैये के कारण पश्चिम बंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है। टीएमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडिल क्लास भुगत रहा है। मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूं। झारिया और रानीगंज कोल फील्ड का प्रोजेक्ट हमने लगभग 6 साल पहले शुरू किया था, लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। 18,000 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा याद रखिए, 18,000 करोड़ रुपए जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी 4 साल से पेंडिंग पड़ा है। राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्वर से विष्णुपुर रेल लाइन का काम भी रुका पड़ा है। हजारों करोड़ रुपए के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स जिनके लिए केंद्र सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि टीएमसी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है। पूरे देश में मोदी ने 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं, पक्के घर मिल चुके। वो पक्के घर में दिवाली, होली मना रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाख 45 लाख घर हमने स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 42,000 करोड़ रुपए, 42,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही, अड़ंगे डाल रही है, रुकावटें पैदा कर रही है। आप मुझे बताइए, पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए?
जल्दी से जल्दी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, अच्छे से अच्छे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। क्या ये टीएमसी वाले बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी, अगर करेगा तो मोदी करेगा। तो पीएम मोदी को आप देख रहे थे जो कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ पर ममता बनर्जी सरकार पर एक तरह से निशाना जो है वो साध रहे थे कि वहाँ के लोगों के लिए जो काम है ज़रूरी वो करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चुनाव की। बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो जल्द आ सकती है और इस लिस्ट में कई बड़े नाम हैं जिनको शामिल किया जा सकता है, जिनकी सीटें यहाँ पर तय हो गई हैं, ये बताया जा रहा है। इनमें से कुछ नाम जो हैं उसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हो सकता है, गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह, आगरा से एसपी बघेल को जो है चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह का नाम हो सकता है, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी और मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट यहां पर दिया जा सकता है। उधर तिरुवनंतपुरम ग्रामीण से मुरलीधरन, बलूरघाट से सुकांत मजूमदार और गोरखपुर से रवि किशन चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक हुई जिसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कुछ और राज्यों को लेकर भी चर्चा हुई है। वहीं बीजेपी ने पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में उम्मीदवारों के चयन पर फिलहाल फैसला जो है वो रोक लिया है। इन तीनों राज्यों में गठबंधन पर चर्चा जारी है। 10 दिन बीत गए, 3 महीने निकल गए। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर हमारे सहयोगी रविचंद्रन शुक्ला ने बात की बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी से। उनका क्या कहना था वो भी आप देखिए। कल केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन मीटिंग चली है और उसमें बीजेपी ने नारा दिया है कि इस बार 400 के पार, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भी एक नारा अपनी तरफ से दिया है। ज़्यादा जानकारी हम सर से लेते हैं। सर, बीजेपी का भी नारा है 400 के पार और विपक्षी पार्टी देखो भैया, ऐसा है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। अब जो लोग ये कह रहे हैं, जो पार्टियां ये कह रही हैं कि हम भी 400 पार जाएंगे, तो 40 का ठिकाना नहीं और 400 की ठिठोली हो रही है। मतलब 40 सीटें खुद लड़ने वाले भी नहीं है ये, और कह रहे हैं हम 400 पार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए कह रही है कि हम 500 प्लस जो है वो बीजेपी प्लस लड़ने वाली है, इसलिए हम 400 पार हो रहे हैं। आप 40 लड़ नहीं पाओगे और कह रहे होंगे हम 400 जो है वो पार हो जाएंगे। तो लेकिन उनको ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि चाहे वो मतदान तो जनता ईवीएम से करेगी, ईवीएम के मतदान में वो चाहे भाग लें और चाहे मैदान से भाग लें, लेकिन चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। अच्छा सर, बीजेपी का हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में 4 मीटिंग हुई है। कल भी हमने देखा बहुत मैराथन मीटिंग चली। आप लोगों ने अपने जो सहयोगी पार्टी हैं उनके साथ में भी सीट शेयरिंग का लगभग फार्मूला तय कर लिया, लेकिन विपक्षी पार्टियों की ओर से उस तरीके की तैयारी नहीं दिखी। देखिए, हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बीजेपी और सहयोगी सब मिल करके जिन सीटों पे लड़ना है उस पे सब लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है कि यहाँ इस विपक्ष में दिक्कत ये हुई है, जो सो कॉल्ड गठबंधन कह रहे हैं, कि इसमें ख़ानदान अनेक और ख्वाहिशें एक, और हर आदमी की ख्वाहिश है कि हम जो है वो सत्ता के सिंहासन के शीर्ष पे पहुँच जाएं, और उसके चक्कर में ये सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। अब इनकी दिक्कत ये हुई है कि जो इनकी गठबंधन की गाड़ी है उसमें कांग्रेस के करप्शन और कांग्रेस की करप्शन की गाड़ी में गठबंधन के खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं, वो हर आदमी जो है वो सांप सीढ़ी का खेल में टांग खींचने में एक दूसरे के लगा हुआ है। और नेतृत्व भी अभी कोई डिसाइड नहीं कि किसके नेतृत्व में गठबंधन लड़ेगा चुनाव। सब लोग अपने अपने जगह के छत्र बने हुए हैं। इसीलिए हमने कहा बिना ड्राइवर के पास लर्निंग लाइसेंस भी ना हो तो क्या गाड़ी का, उस गाड़ी का हश्र क्या होगा? या तो गठबंधन की गाड़ी जो है वो गढ़ में गिरेगी या गटर में जाएगी। शुक्रिया सर बात करने के लिए। संजय कौशिक के साथ रविचंद्रन शुक्ला, NDTV इंडिया। अधिकांश राज्यों में बीजेपी और जो सहयोगी दल हैं उनके बीच सीट बंटवारा भी तय हो गया है। बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर लड़ेगी। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला से समझौता नहीं हुआ है। वहीं झारखंड में बीजेपी अपनी सहयोगी आजसू को 1 सीट देगी। यूपी में सहयोगियों के लिए 6 सीटें बीजेपी छोड़ेगी। इसमें अपना दल और आरएलडी को 2-2 सीटें जो है वो मिलेंगी। उधर असम में बीजेपी अपने सहयोगियों को 3 सीटें देगी। महाराष्ट्र में भी शिवसेना, शिंदे और एनसीपी से बीजेपी की बातचीत जो है वो जारी है। बिहार में सहयोगियों से आखिरी दौर की बातचीत जो है वो अभी बाकी है।
तो कुछ इस तरह से सहयोगियों के साथ जो है अब तक तालमेल जो है बनता हुआ दिख रहा है बीजेपी का। इस पर चर्चा करते हैं। अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ हैं और यहाँ पर कात्यायनी चतुर्वेदी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और ऋषि मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, पहले आपके पास आते हैं। बीजेपी की लिस्ट में अक्सर हम देखते हैं कई सारी चौंकाने वाली बातें होती हैं। जो पहली लिस्ट है इसमें माना जा रहा था कि वो सीटें होंगी ज़्यादातर जो बड़े नाम हैं जिनका कंफर्म है, या फिर वो सीटें जहां पर बीजेपी चाहेगी कि इस बार वो जीते। लेकिन लग रहा है कि सरप्राइज इसी लिस्ट से जो है शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर सरप्राइज ये भी है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम लेकर आ रही है, और ये भी हमें बताया गया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नाम, करीब 200 नाम तक भी हो सकते हैं, क्योंकि कोशिश ये होगी बीजेपी की कि चुनाव आयोग घोषणा करे उससे ठीक पहले 2/3 नाम अपने घोषित कर दें, ताकि जो विरोधी हैं उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक बढ़त पार्टी हासिल कर ले। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी ने चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। सरप्राइज ये भी हो सकती है इसमें कि बड़ी संख्या में सांसद जो है, मौजूदा सांसद, उनके टिकट काट दिए जाएं। पिछली बार भी बीजेपी ने ऐसा किया था, इस बार भी एक बार फिर बीजेपी ऐसा कर सकती है। ये भी हो सकता है कि बड़ी संख्या में महिलाओं को, युवाओं को टिकट दिया जाए, और साथ ही साथ जो बुजुर्ग नेता हैं उनमें से कई को विश्राम करने के लिए भी पार्टी कह सकती है। ये बात भी इसमें सामने आ रही है। इसी के साथ जो दूसरी पार्टियों से लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उन्हें भी पार्टी एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। ये भी इस सूची में सामने आएगा। सूची के बारे में कहा जा रहा है कि जल्दी ही आ सकती है। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि चूंकि 3 तारीख को मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है दिल्ली में, जो कि संभवतः आखिरी बैठक होगी इस मौजूदा कार्यकाल की, तो उसमें अगर मान लीजिए किसी मंत्री का टिकट आपको काटना भी है, तो टिकट काटने के बाद अगर आप मंत्रिपरिषद की बैठक में बुलाए तो शायद वो ठीक बात नहीं होगी। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि रविवार रात को ये बैठक खत्म होने के बाद फिर बीजेपी की पहली सूची आए। अखिलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले, क्योंकि अब टिकट तो कट सकते हैं, हर बार हम देखते हैं कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाता है, लेकिन दिल्ली को लेकर भी चर्चा है कि वहां पर जो 5 सांसद हैं उनको बदला जा सकता है। तो ये सीटों में बदलाव भी हो सकता है, या फिर ये टिकट काटने वाली चीज़ ही यहाँ पर होगी? कुछ सांसदों की सीटों में बदलाव हो सकता है, लेकिन ज़्यादा करके मुझे लगता है कि सीटें जो है उनमें टिकट काटे जाएंगे। दिल्ली की जो आपने बात की है, इसमें कुछ नाम जो है उनका तो तय माना जा रहा है, जैसे में रमेश विधूड़ी हैं या प्रवेश वर्मा हैं, इनका नाम तो माना जा रहा है कि इनको टिकट पक्का है। लेकिन बाकी जो सांसद हैं उनके ऊपर तलवार यहाँ पर लटक रही है। यहाँ पर कुछ जो फिल्मी सितारे, उनका नाम भी लिया जा रहा है। अक्षय कुमार का नाम भी इसमें मीडिया के हलकों में चल रहा है कि क्या अक्षय कुमार भी बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये बात भी यहाँ पर चल रही है, वो भी दिल्ली में ही उम्मीदवार बने, ये भी एक संभावना है। इसके अलावा बीजेपी, जैसा हमने कहा, कि नए चेहरों को मौका देना चाहती है, तो जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन काफ़ी वरिष्ठ अनुभवी नेता हैं दिल्ली बीजेपी के, लेकिन अब शायद उनको विश्राम देने का समय आ गया है, ऐसा संदेश बीजेपी देना चाहती है। तो शायद उनका टिकट कटे, उनकी जगह किसी नए व्यक्ति को यहाँ पर टिकट दिया जाए। तो ये सारी बातें हैं। साथ ही प्रदर्शन सांसदों का कैसा रहा पिछले 5 साल में, इसका भी जायजा लगातार पार्टी लेती आई है। इसके अलावा जनता से भी सीधे फीडबैक लिया गया है। नमो ऐप जो है उसके जरिए लोगों से सीधे वोट देने के लिए कहा गया था कि आप बताइए कि आपके संसदीय क्षेत्र में जो सांसद हैं उनका काम कैसा रहा, और साथ ही आपके संसदीय क्षेत्र में 3 सर्वाधिक लोकप्रिय बीजेपी के नेता कौन है, उनके नाम बताइए। तो इस तरह से जनता से भी फीडबैक लिया गया, सर्वे कराए गए। आरएसएस के जो दूसरे संगठन है, आरएसएस है, इनका भी फीडबैक आता है। ये सब मिला करके मिलीजुली उसके बाद एक सूची बनती है जिस पर कि मंथन होता है। तो बीजेपी का एक अपना तरीका है असेसमेंट का, वो देखते हैं कि किसको टिकट यहाँ पर देना बेहतर रहेगा, किसको नहीं देना चाहिए। कात्यायनी जी, अभी तक जो है वो गठबंधन की लेकर चर्चा थी कि भाई कैसे तालमेल बैठे दूसरी पार्टियों के साथ, कैसे चुनाव में जाएं। अब यहाँ पर टिकट देने का जो है वो वक्त आ गया है। ऐसे में जो चर्चाएं बीजेपी की लिस्ट को लेकर चल रही हैं, आपको ये कैसी तैयारी लग रही है बीजेपी की? क्योंकि इस बार का लक्ष्य जो है वो भी और बढ़ा दिया उन्होंने, 400 तक की बातें अब हो रही हैं। ताबिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, बहुत सीधी बात है। अभी अखिलेश जी ने जो बातें कही हैं उसका समर्थन करते हुए मैं बात आगे बढ़ाऊं तो हम बार बार सुनते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से बड़े आशान्वित होकर बड़ी ऊर्जा के साथ कहते हैं मोदी की गारंटी, और शायद इसीलिए आज पूरे देश में ये चर्चा भी लोगों के बीच में हम सुनते रहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। आपने बिल्कुल ये ठीक बात कही कि जो कार्यप्रणाली है, अभी जो भी नाम चल रहे हैं या जिन पर भी कयास लगाए जा रहे हैं, वो मात्र कयास हैं। पीछे के चुनाव में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने एक एक उम्मीदवारों का चयन किया है, निश्चित रूप से जो जनता के बीच में रहा है, जनता के हितों का ध्यान रखा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो हमने कार्यप्रणाली उसकी देखी है, जिस तरह से वो अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, और एक एक व्यक्ति को लाभान्वित करके, जो समाज का पिछड़ा तबका है, जो गरीब है, किसान है। हमने प्रधानमंत्री मोदी को भी ये कहते हुए सुना था कि भारत में मात्र 3 जातियां हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब।
तो मुझे लगता है कि इस बार का जो ये चुनावी जो चयन है, जो उम्मीदवारों का चयन है, वो तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। लेकिन हम किसी तरह के कयास इसलिए अभी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। अंत अंत तक वो क्या, अगले मिनट तक वो क्या हो जाए। और रही बात विपक्ष की, जो सीटों के बंटवारे नहीं हो पा रहे हैं, आपस में बात नहीं हो पा रही, तो काठ की हांडी बार बार तो देखिए ताबिश जी चढ़ती नहीं है। विपक्ष की जो ये इस बीच जो भी रणनीति रही है, जो चर्चाएं रही हैं, जो बैठ के रही हैं, देश की जनता ने उसको देखा है। और साफ तौर पर जो नीतियां अभी हाल के ये 5 साल जो पीछे अभी बीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम पीछे के और 5 साल में ना जाएं, अभी देखें तो जो कार्यप्रणाली रही, जो जिस तरह से लोगों को लाभान्वित करने का उनका एक विजन रहा, क्या उन्होंने जो भी अपने तो उन्हीं घोषणा चीजों को पत्र में लेकर जो बीजेपी वादे चाहेगी किए भी थे, कि इस बार वो चुनाव जो मैदान में जाए, लेकिन हम यहाँ पर घोषणा बात पत्र कर में रहे हैं कि ताबिश इलेक्शन की जी जो वादे तैयारियों को किए लेकर। थे, जी धारा जी 370 हो, राम मंदिर हो, और उसके बाद महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, नारी जी शक्ति वंदन अधिनियम हो, वो कात्यायनी जी, तमाम चीजें ये भारतीय इन जनता तमाम पार्टी चीज़ों के को पक्ष में बीजेपी जाती उठाती भी दिखाई। रही है और शायद ये मुख्य मुद्दे भी हों जब वो चुनाव में जाएं। लेकिन ऋषि मिश्रा जी, यहाँ पर तालमेल की लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरह की अब सहयोगियों के साथ बीजेपी का तालमेल दिख रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हरियाणा में खास तौर पर अकेले वो लड़ेंगे, यूपी में भी अब 6 सीटें ही सिर्फ सहयोगियों को देंगे, तो बीजेपी चाहती है कि वो ही अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएं, सहयोगियों के साथ तो साथ में हो ही। देखिए, आपने खुद सुना होगा, प्रधानमंत्री ने नारा दिया है कि 300 बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। यानी आप प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी सहयोगियों के लिए मात्र 30 सीटें छोड़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा में जो पार्टी आपके साथ सत्ता में शामिल है, जब आप लोकसभा चुनाव जाते हैं तो उनके लिए एक सीट भी नहीं छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में आपने देखा कि बीजेपी सिर्फ 6 सीटें छोड़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है बिहार और महाराष्ट्र को लेकर है। कल प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पे हैं और संभावना ये व्यक्त की जा रही है, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने 12 सीटों का ऑफर जेडीयू को दिया है, जबकि जेडीयू का 2019 में 16 सीटें जेडीयू जीत के आई थी। संभावना ये भी है कि नीतीश कुमार का ये भरोसा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी करा लिया जाए। उसको लेकर बीजेपी से क्या बात होती है? आप देखिए, महाराष्ट्र में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं हुई है, चाहे वो शिंदे साहब हों, अजित पवार हों। तो ये परिस्थितियां बीजेपी के लिए भी है। ये मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों, उत्तर प्रदेश से लेके आसाम, तमाम आपने बड़े राज्यों जिस में चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं को ये लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अखिलेश जी, इससे छोटा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये जो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चाहती है कि वो अपना जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको लेकर इस बार जाएं। ऐसे में अगर हम बिहार और महाराष्ट्र देखें तो यहाँ पर सहयोगियों के साथ लगता है कि तालमेल में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है कि बीजेपी वहाँ पर ज़्यादा पे लड़ना चाहे। दिक्कत तो आएगी, देखिए, क्योंकि पिछली बार कम पार्टियां थी। जैसे महाराष्ट्र में केवल 2 ही पार्टियां थी, बीजेपी शिवसेना। इस बार 3 पार्टियां हैं। बिहार की बात करें तो वहाँ पर 3 ही पार्टियां थी, इस बार 5 पार्टियां हो गई हैं। तो सीटें कम है, सीटें तो वही हैं, उन्हीं में आपको सीटें बांटना है। तो जो बात ऋषि जी कह रहे हैं, बिहार में मुझे लगता है कि जेडीयू इतने कम पर तो नहीं मानेगी, क्योंकि आरजेडी के साथ भी उनका तालमेल वही था। वो चाहेंगे कि जो पिछली बार बीजेपी के साथ था वही रहे, तो बराबरी का हिस्सा वो चाहेंगे। 17-17, 6 पिछली बार का फार्मूला था, इस बार ये हो सकता है कि 16-16 हो जाए और बाद में कुछ जो है बाकी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को 1-1 सीट दे दें और बाकी जो है चाचा भतीजे में 3-3 सीटें बांट लें, ये हो सकता है। लेकिन जेडीयू कम पर मानेगी, मुझे इसका थोड़ा डाउट है। और शायद यही कारण है, जो बात ऋषि जी कह भी रहे हैं, कि यही कारण इसके चलते ये देरी हो रही है बिहार में और महाराष्ट्र में। लेकिन बाकी जगह पर करीब करीब उन्होंने सुलझा लिया है। हाँ, कुछ जैसे टीडीपी के साथ, अकाली दल के साथ और एआईएडीएमके के साथ कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एआईएडीएमके तैयार होगा, तो उसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, कोई दूसरे गुट के साथ तमिलनाडु में तालमेल करेंगे। टीडीपी के साथ जाए या वाईएसआर कांग्रेस के साथ जाए, बीजेपी अभी भी इस दुविधा में है। तो मुझे लगता है कि अभी आखिरी मौके पर इसका फैसला अगले सप्ताह तक हो सकता है। इसके लिए लगता है अखिलेश जी थोड़ा वक्त भी वो लेकर चल रहे हैं कि पहले ही आप लिस्ट ले आ रहे हैं, ताकि इन सब चीज़ों के लिए भी थोड़ा वक्त रहे कि जहां पर ज़रूरत है तालमेल पर बातचीत करने की, वो शायद रहेगा मौका। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पर हमारी नज़र बनी हुई है, बीजेपी की लिस्ट जल्दी आ सकती है, जिसमें कई सारे नाम जो हैं, बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, कुछ बड़े बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक ले रुकते हैं।
कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कैफे में धमाका हुआ है। इसमें 4 से 5 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। इनमें एक महिला और कैफे के 3 कर्मचारी शामिल हैं। रामेश्वरम कैफे बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में स्थित है और काफ़ी मशहूर कैफे है। धमाके के कारणों का अभी ठीक से पता नहीं चल पाया है। कर्नाटक सरकार के सूत्रों के मुताबिक पुलिस किसी संभावना से इनकार नहीं कर रही है। एक संदिग्ध बैग की बात भी सामने आ रही है। एनआईए और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। कितने बजे ये धमाका हुआ? सर लगभग 1 बजे 5 मिनट से 10 मिनट तक लगभग बड़ा सा साउंड आया। हम इधर ही बगल वाला रास्ते में थे। जब इधर पहुंचे सिलेंडर ब्लास्ट बोल के सोच रहा था, लेकिन ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था। तो जब इधर पहुंचे हैं 5 से 6 आदमी को इंजरीज, मेजर इंजरीज हुआ था। उसमें एक लेडी को बहुत ज़्यादा इंजरीज हुआ था और 2-3 आदमी को इंजरीज हुआ था। उसको प्राइवेट व्हीकल से हम इधर से हॉस्पिटल जाने में मदद किया हुआ है, लोकल रेसिडेंट सब मिलके। तो आपने सुना वहाँ पर जब ये धमाका हुआ तो इसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं, जिनकी हालत गंभीर भी बताई जा रही है। अब यहाँ पर एक संदिग्ध बैग की बात भी सामने आ रही है। एनआईए और जो बम निरोधक दस्ता है वो मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं और जांच यहाँ पर की जा रही है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, बेंगलुरु में जो धमाका हुआ कैफे में, उसके बारे में जो जानकारी यहाँ से आ रही है उसमें कुछ नई जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं हमारे सहयोगी नेहाल के पास। नेहाल, क्या वजहों को लेकर क्या कुछ पता चल पाया है यहाँ पर इस धमाके की? देखिए, अब तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर इस धमाके की वजह क्या है। लेकिन ये धमाका इसी रामेश्वरम कैफे में हुआ था। कैमरा पर्सन कुमार जब कैमरे को बाएं पैन करेंगे, देखिए पीछे के साइड में धमाका हुआ था, ये एंट्रेंस है। तो ये धमाका क्यों हुआ अब तक पुलिस के अधिकारी नहीं बता रहे हैं। लेकिन एक बात जो हमने प्रत्यक्षदर्शियों से बात की उससे साफ हो गया कि ये धमाका सिलेंडर की वजह से नहीं हुआ था। धमाका वहाँ हुआ था और यहाँ जब मैं गया नज़दीक में तो हमने देखा कि यहाँ तक उसका असर दिख रहा था। तो जाहिर तौर पर ये अब जो लग रहा है वो एक षड्यंत्र के तहत किया गया धमाका है। लेकिन अब तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है कि इस धमाके की वजह क्या थी। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक जब धमाके की आवाज़ सुनी तो आसपास ही ये बहुत ही व्यस्त सड़क है, IT कॉरिडोर है वाइट का। यहाँ पर कुंदनाहल्ली में जब उन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी, जैसा कि एक आई विटनेस ने हमें बताया प्रत्यक्षदर्शी ने, जब वो अंदर गया तो 6 के आसपास वहाँ पर लोगों को उसने घायल देखा। बाईं तरफ सब लोग घायल थे, पूरे सर में और अलग अलग शरीर के हिस्सों से उन्हें खून का रिसाव हो रहा था। जिसमें एक महिला भी थी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर खाना खाने के लिए आई थी। और जिस वक्त यह धमाका हुआ यहाँ पर, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, जिन लोगों से हमने बात की, कि कम से कम 250 से 300 लोग यहाँ पर मौजूद थे। आम दिनों में और भीड़ यहाँ पे होती है, लेकिन आज शुक्रवार की वजह से भीड़ यहाँ पे कम थी। तो 1:05 का टाइम प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। पुलिस का बयान आना बाकी है। और आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले कर्नाटक के DGP और IGP आलोक मोहन, जो कि वो यहाँ पर यानी पुलिस प्रमुख यहाँ पर पहुंचे, और उनसे ठीक पहले NIA और इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन उसके भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लोग भी यहाँ पर आए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे तफ्तीश चल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी सामने बस लगी हुई है। तो जाहिर है कि ये एक षड्यंत्र का हिस्सा ये धमाका लग रहा है। अब पुलिस के बयान का हमें इंतजार है, जिसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। हालांकि यहाँ पर IED ब्लास्ट पहले भी कई हो चुके हैं। 2010 में बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम में BJP ऑफिस के बाहर भी यहाँ पर धमाका हुआ था। तो कई धमाके यहाँ पर हुए हैं और जो मुलजिम थे उनको पकड़ा भी गया है। लेकिन ये जो धमाका है इसको लेकर के अब तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है कि इसको पुलिस कैसे ले रही है। लेकिन जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि ये जो धमाका हुआ है वो सिलेंडर की वजह से नहीं हुआ है। क्योंकि अगर सिलेंडर की वजह से धमाका होता तो वहाँ पे आग लगती, किचन बगल में ही था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, बाईं तरफ जितने भी लोग थे, जितने भी इसके शिकार इस धमाके, तो निहाल, अभी जो जानकारी आप बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से है, अभी पुलिस इस पर जो है आधिकारिक तौर पर क्या बताती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या आखिर वजहें रही इस धमाके की। लेकिन इसमें कई लोग घायल यहाँ पर जरूर हो गए हैं। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं।
बंशीधर तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर आज आयकर विभाग की टीम छापा मार रही है और ये छापेमारी पिछले 15 घंटों से यूपी के कानपुर समेत 5 राज्यों में चल रही है। छापेमारी में 15 से 20 टीमें जुटी हुई हैं और इस दौरान दिल्ली में कंपनी के मालिक के मिश्रा के घर से 50 करोड़ से ज्यादा कीमत की कारें जो है वो मिली हैं। इसमें रोल्स रॉयस फैंटम कार भी शामिल है। साथ ही काफी नकद भी यहाँ पर बरामद हुआ है। इशिका हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इशिका, बताइए क्या कुछ अब तक मिल चुका है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि तंबाकू कंपनी के काफ़ी सारे ठिकानों पर अभी लगातार आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। 16 घंटों से ज़्यादा का समय हो चुका है। जितने भी अगर हम लैपटॉप्स, डॉक्यूमेंट्स की बात करें, उन सबको अभी आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो खंगाल रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये जो कार्रवाई चल रही है आयकर विभाग की, ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली, कानपुर समेत 5 राज्यों में ये कार्रवाई चल रही है आयकर विभाग के द्वारा। और वहीं दिल्ली आवास की हम बात करें तो तंबाकू कंपनी के मालिक के बेटे के घर पे लग्जरी कार्स भी बरामद किए गए हैं। इन लग्जरी कार्स की कीमत 50 करोड़ से ज़्यादा बताई गई है और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि नकद भी बरामद की गई है। अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी लैपटॉप्स हैं, उन्हें खंगाल रही है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया आपका इशिका इस सब जानकारी के लिए। तो अभी ये जो छापेमारी है चल रही है, आगे देखिए क्या कुछ और इसमें बरामद होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए तो नहीं, यहाँ पर हम ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।